और आपने देखा होगा कि एक एज के बाद बहुत सारे लोगों को जब वो उठते हैं सोने के बाद या बैठने के बाद तो चक्कर आता है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, कुछ लोगों को ब्लैकआउट भी होता है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जब वो करवट लेते हैं तो उन्हें पूरा सब कुछ घूमता है, चक्कर आता है, ब्लैकआउट हो जाता है। तो करवट बदलने पर चक्कर आने की जो समस्या है वो कान की समस्या है, कोई ब्रेन की समस्या है या फिर आपकी कोई नसों की प्रॉब्लम है, आज हम इस पे बात करेंगे और आपको क्लियर कट बताएंगे कि ये क्यों होता है, इसका सही सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके पीछे, क्या-क्या अंडरलाइन कॉजेस हो सकते हैं चक्कर आने की जो समस्या है, वर्टिगो जिसे हम कहते हैं, इसके पीछे। देखो सबसे पहला जो कारण है, जो दुनिया भर में मोस्ट कॉमन है कि लोगों के कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अंडरलाइन कोई ना कोई कॉज होता है, जैसे कि माइग्रेन हो सकता है किसी को। यदि आपको माइग्रेन रहे और वो आप ट्रीट ना करें उसको या फिर उसका मैनेजमेंट पे ना जाएं, तो आपने देखा होगा कि माइग्रेन का जो पेन है वो अपनी जगह बदलता है और उसकी जो डिग्री है वो कम ज्यादा होती रहती है। तो माइग्रेन का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारी मेमोरी, हमारा टेम्परामेंट, हमारा एटीट्यूड के साथ साथ जो हमारी नर्व्स होती हैं उस पे फर्क पड़ता है। तो माइग्रेन के कारण यदि आपकी नर्व्स में स्वेलिंग आ गई है, वो वीक हो गई है, तो आपको फिर ये वर्टिगो डेवलप होगा। उसके बाद आता है दूसरा सर्वाइकल पेन। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है, जिसे आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा कि सर्वाइकल हो गया है मुझे, मतलब लोग कहते हैं। तो सर्वाइकल पेन के साथ बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर जुड़ा होता है। सर्वाइकल के पेन में या तो एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर होता है या एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर होता है। सर्वाइकल के पेन के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट करने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि डॉक्टर सर्वाइकल को तो ट्रीट कर रहे होते हैं, स्पॉन्डिलाइसिस को, लेकिन वो ब्लड प्रेशर पे कोई ध्यान नहीं देते और उसका कोई मैनेजमेंट नहीं मिल रहा होता है। तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट लेने के बाद, एक्सरसाइज के बावजूद भी आपको चक्कर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका कि कान के जो पर्दे हैं आपके, उसका में कुछ इन्फ्लामेशन आ जाए या फिर कोई बैक्स रुक जाए या कोई गंदगी रुक जाए या पस का कुछ कनेक्ट हो जाए या फिर आपका कान का पर्दा खराब हो जाए, उसकी मसल्स कमजोर हो जाए, तब भी आपको चक्कर आते हैं। तो ये टोटली ईएनटी प्रॉब्लम्स होती है। तो यदि आपको चक्कर नहीं ठीक हो रहे हैं तो ईएनटी भी एक चेकअप कराना चाहिए। फिर उसके बाद होता है आपका कि कोई डेफिशिएंसी यदि है, डेफिशिएंसी में मतलब थायराइड का जो डेफिशिएंसी है हार्मोन्स का, प्लस विटामिन डी और बी 12 का डेफिशिएंसी, तो ये भी कई बार कंट्रीब्यूट करता है। फिर लो शुगर के कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं, लेकिन लो शुगर के कारण, बीपी के कारण जो चक्कर हैं वो टेम्परेरी होते हैं और जैसे ही आपका स्टेट नॉर्मल होगा आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन एक हेड इंजरी इसमें एक बहुत कॉमन सी बात देखी जाती है कि बहुत सारे लोगों को आपके मतलब चोट लग जाती है लेकिन कोई वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उसके कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो हेड इंजरी के बारे में सबसे कॉमन सी बात ये है जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि कभी भी आपका बच्चा या आप गिरते हैं और आपको गिरने के बाद चक्कर आता है, ब्लैकआउट होता है, पसीना आता है और वॉमिट यदि होता है, तो हेड इंजरी को प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर्ली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। लेकिन हेड इंजरी में सबसे ज्यादा नेगलेक्टिव एटीट्यूड ये होता है कि हम केवल ये देखते हैं कि कुछ रेड तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। देखो, हेड इंजरी में ब्लीडिंग केवल 10% केसेस में होती है, 90% केसेस में कोई ब्लीडिंग नहीं होती और कोई आपको विजिबल मार्क या स्वेलिंग नहीं दिखेगी हेड के अंदर। लेकिन यदि ये सब सिम्टम्स हैं कि रेडनेस आपको हल्की फुल्की दिखे या फिर आपको वोमिट हो या आपको ब्लैकआउट हो या पसीना आए, तो इसका मतलब है कि हेड इंजरी है, इंटरनल कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन या ब्लीडिंग हुई है, तो आपको फिर डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए। तो हेड इंजरी को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, प्रॉपर्ली ट्रीट कराएं। दूसरा होता है प्योरली वर्टिगो, मतलब प्योरली ये नर्व्स का डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हमारे कान के दोनों पर्दों के साथ हमारे दो ड्रम होते हैं, जिसको हम मतलब बैलेंसिंग ड्रम भी कहते हैं, जिसका जॉब है हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करना और शरीर के साथ बैलेंस को कोऑर्डिनेट करना। इसका मतलब है कि ब्रेन और बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए नेचर ने हमारे शरीर में बैलेंसिंग ड्रम बनाए हैं दो, जिसके कारण हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है, हम चल पाते हैं और हम अपने शरीर को साध पाते हैं। तो यदि आपकी बैलेंसिंग जो ड्रम है उसमें ब्लड की सप्लाई कम है, इन्फ्लामेशन है, किसी तरह की कोई वीकनेस या इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर महसूस कर रहे हैं, तो आपको फिर वर्टिगो होगा, जो कि मोस्ट कॉमन है। 90% लोगों में वर्टिगो का कारण आपकी जो बैलेंसिंग ड्रम है उनकी फंक्शनिंग का चेंज होना और इन्फ्लामेशन का कारण होता है। तो इसको अब समझने के बाद हमें ये समझना है कि इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंडरलाइन कॉज को समझिए।
लेकिन यदि वर्टिगो है आपका और वर्टिगो का कारण आपका ईएनटी या ब्लड प्रेशर या सर्वाइकल या माइग्रेन या और कुछ नहीं निकलता है, जो कि जनरली नहीं होता, मोस्ट कॉमन वर्टिगो होता है, तो बहुत पॉपुलर है ये। और इसमें वर्टिन 1600 वर्टिन 16 mg टैबलेट, एक टैबलेट सुबह शाम ली जा सकती है 1 से 3 महीने। इसके साथ आप न्यूरोबियन टाइप यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट डेली ले सकते हैं, न्यूरोबियन फोर्ट या न्यूरोबियन प्लस, प्लस विटामिन डी का सचेट हफ्ते में एक फॉर 12 वीक्स। यानी इसका टोटल जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 मंथ्स का होता है, जिसमें कि मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्टिन 16 mg टैबलेट, 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद नंबर 2 न्यूरोबियन फोर्ट, 1 टैबलेट डेली फॉर 3 मंथ्स। नंबर 3 कैल्सिरॉल सैचेट, विटामिन डी पाउडर होता है इसमें, वो आपको मिल्क में डिजोल्व करके हफ्ते में एक सैचेट लेना है फॉर 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स का आपका इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और वर्टिगो को मेडिकली ही देखना चाहिए, लेकिन वर्टिगो में कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज है वो भी आपकी मदद कर सकती हैं। तो गर्दन का फॉरवर्ड बैकवर्ड रोटेशन और शोल्डर का फॉरवर्ड बैकवर्ड रोटेशन से आपको वर्टिगो में काफी फायदा होता है। यदि आप मोटा तकिया लगाते हैं तो चादर को फोल्ड करके लगाना शुरू करिए, मोटा तकिया हटा दीजिए। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, तो आप अपना स्क्रीन टाइम मिनिमम करिए और अपने पोस्चर को ठीक रखिए और पूरी नींद लीजिए। तो यदि ये सब आप कर सकते हैं तो आपका ये वर्टिगो का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक एजिंग डिसऑर्डर भी है, एक समय के बाद, एक एज के बाद लोगों में रिपोर्ट होता है, तो इसको मेडिकली देखना चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।